आप देख रहे हैं संसद टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की खबर में बात होगी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, आर्थिक जगत और खेल जगत की सुर्खियां। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आतंकवाद को उखाड़ फेंकने से पहले चैन से नहीं बैठेगा भारत। नो मनी फॉर टेरर विषय पर आयोजित सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आतंकवाद का सपोर्ट करने वाले देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी। आतंकवाद को लेकर वन माइंड वन अप्रोच की रणनीति अपनाने पर जोर। नो मनी फॉर टेरर विषय पर आयोजित सम्मेलन में गृह मंत्री का संबोधन। कहा, आतंकवादियों का वित्त पोषण आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। 21 नवंबर तक नाम वापसी। सभी पार्टियों ने झोंकी प्रचार में ताकत। एक बार फिर इसरो ने रचा इतिहास। देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम एस श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च। प्रधानमंत्री ने सफल परीक्षण को बताया ऐतिहासिक पल। मिस्र में यूएन जलवायु शिखर सम्मेलन समझौते का मसौदा जारी। उत्सर्जन में त्वरित और गंभीर तौर पर कटौती की आवश्यकता। मसौदे में क्षतिपूर्ति, वित्त पोषण पर कोई प्रस्ताव नहीं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरों को विस्तार से जानते हैं। कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ अन्य देश आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई को अवरुद्ध करके अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करते हैं। दिल्ली में 70 से ज्यादा देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर विषय पर आयोजित तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश करने वाले संगठनों और व्यक्तियों को भी अलग थलग किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये सर्वविदित है कि आतंकवादी संगठनों को कई स्रोतों से पैसा मिलता है। एक स्रोत किसी देश से मिलने वाली मदद है। कुछ देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वे उन्हें राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological, and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. There must be a cost imposed upon countries that support terrorism. किसी देश का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के हर तरह के प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। There can be no ifs and buts entertained in such matters. The world needs to unite against all kinds of overt and covert backing of terror. Friends, one of the sources of terror funding is organized crime. Organized crime should not be seen in isolation. These gangs often have deep links with terrorist outfits. The money made in gun running, drugs, and smuggling is pumped into terrorism. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के वित्त पोषण को आतंकवाद से बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि दुनिया को आतंकवाद के मामले में वन माइंड वन अप्रोच की रणनीति अपनानी चाहिए।
दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर विषय पर आयोजित तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है और ये सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल ना हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवादी हिंसा करके युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए लगातार नए तरीके खोज रहे हैं और साइबर अपराध के उपकरणों का इस्तेमाल कर और अपनी पहचान छुपाकर कट्टरपंथ की सामग्री फैला रहे हैं। अल-कायदा के साथ साथ दक्षिण एशिया में लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे गुट बेखौफ होकर आज भी आतंक फैलाने का प्रयास में है। हमें कभी भी आतंकवादियों के पनाहगाहों या उनके संसाधनों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तत्वों को स्पॉन्सर करने वाले तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा। और आइए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन का, जो देंगे ज्यादा जानकारी। अखिलेश, आज क्या रहा नो फंड फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में? क्या पाकिस्तान के संदर्भ में कोई चर्चा हुई? क्योंकि भारत को खतरा तो सीमा पार आतंकवाद से ही ज्यादा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज का जो पूरा दिन था वो 2 सत्रों में विभाजित था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र में भाषण दिया और गृह मंत्री अमित शाह ने जो पहला सत्र था जिसमें कि उन्होंने ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग इस सत्र की अध्यक्षता की और दूसरे सत्र की अध्यक्षता जो MOS फिनांस है पंकज चौधरी ने की। और उनके जो सत्र था उस सत्र में मुख्य तौर पे जो ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल सोर्सेज ऑफ टेरर फाइनेंसिंग इस पे चर्चा हुई। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, निश्चित तौर पे भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता जो है वो सीमा पार आतंकवाद से है। और भारत ने इस बात को जो बंद सत्र था उस बंद सत्र ने दोनों सत्रों में उन्होंने इस बात को अपने तरीके से अपने तरीके से बताया कि किस तरह से जो पाकिस्तान है वो जो आतंकवाद का जो मॉडर्न ट्रेंड है उस मॉडर्न ट्रेंड में शामिल हो गया है और शामिल होना चाहता है और जिससे न सिर्फ भारत को खतरा है बल्कि पूरी दुनिया का वो ब्रीडिंग ग्राउंड एक बार फिर बनने की ओर बढ़ रहा है। और खास करके जब किसी देश में इंस्टेबिलिटी भी होती है और उस देश में एक संकट, राजनीतिक संकट भी होता है, तो ऐसे में आतंकवाद के पनपने का खतरा और होता है। तो सीमा पार आतंकवाद के बारे में ये चर्चा हुई और इस तरह का सीमा पार आतंकवाद न सिर्फ भारत बल्कि मध्य पूर्व के भी कई देश उसे भुगत रहे हैं। तो इस बात पे हुई कि अगर किसी राज्य की सरकार का अगर सहयोग नहीं होगा तो इस तरह का आतंकवाद नहीं पनपेगा और उन सरकारों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, या तो आपसी कंसल्टेशन का प्रोसेस हो या उन पर राजनयिक दबाव बनाने का प्रोसेस हो। इस बारे में विस्तार से बात हुई और एक निष्कर्ष इस तरीके से निकल रहा है कि ऐसे देशों को हतोत्साहित करना चाहिए, उन्हें अलग थलग करने की कोशिश करनी चाहिए और उनसे इस तरह का संबंध विकसित नहीं करना चाहिए जिसमें कि उनको जो फंडिंग हो किसी अन्य स्रोत में, किसी अन्य काम के लिए वो टेरर में चला जाए। जी अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस सम्मेलन को संबोधित किया, लेकिन इससे इतर पूरे सम्मेलन में भारत कौन सी दिशा देने की कोशिश कर रहा है? भारत के रुख के बारे में देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने एक शब्द, उन्होंने एक मुहावरे का उपयोग किया और वो मुहावरा ये था कि कह सकते हैं कि वन अप्रोच, मतलब वन माइंड वन अप्रोच की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि देखिए ये समस्या तो कॉमन है और उसका समाधान भी कॉमन तरीके से निकालना होगा। और उन्होंने एक बात और कही कि जो टेररिज्म इटसेल्फ उससे ज़्यादा खतरनाक है टेररिज्म की फंडिंग। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी क्योंकि आज तक हम यह समझ रहे हैं कि जो टेररिस्ट होते हैं वो सबसे बड़े खतरे हैं, लेकिन समस्या इस बात की तरफ वो इंगित कर रहे थे कि टेररिस्ट को टेररिज्म करने के लिए कौन उकसाता है और अगर उसका पैसा कोई नहीं देने वाला हो तो टेररिज्म वो नहीं करेगा। तो टेररिज्म को फंड करने वाला सबसे ज़्यादा खतरनाक है, इस बात की ओर इशारा कर रहे थे। और वे अपने जो इस सम्मेलन में शामिल जो सदस्य थे उनको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे थे कि टेररिज्म की किसी भी तरह की फंडिंग, चाहे ऑफिशियल सोर्सेज हो या अनऑफिशियल सोर्सेज से हो या तस्करी के माध्यम से हो या गोल्ड के आदान प्रदान से हो, तमाम तरह के तरीकों पर किसी भी तरीके से रोक लगाई जाए ताकि इससे न सिर्फ टेररिस्ट बनने
बंद होंगे, बल्कि जो रेडिकलाइजेशन करने वाले जो फोर्सेज हैं उनको भी हतोत्साहित होना पड़ेगा इसके चलते, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा तो कोई टेररिज्म में आगे नहीं आएगा। तो इन्हीं दो अप्रोच पे भारत काम कर रहा है और जो सदस्य देश हैं उनको यह समझाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अखिलेश सुमन। और अब बढ़ते हैं आगे, बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 93 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम आज पूरा हो गया है। 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। चुनाव के पहले चरण की 89 सीटों के लिए प्रचार तेज हो गया है। इन सीटों के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को और 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। सभी सीटों पर मतगणना 8 दिसंबर को होगी। गुजरात विधानसभा के आम चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों में 788 प्रत्याशी फाइनल हुआ है। मोरबी में प्रथम चरण में मोरबी सीट पर होने वाला चुनाव में 17 प्रत्याशी होने से 2 बैलेट यूनिट અને सूरत के लिंबायत मतक्षेत्र में 44 प्रत्याशी होने के कारण 3 बैलेट यूनिटों उपयोग में लिया जाएगा। और अब कुछ और अहम खबरें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात में कई जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में जितनी भी पार्टियां सत्ता में आई, उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, देश की जनता को जातियों और धर्मों में बांटने का काम किया। सिर्फ बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम किया। मांडवी में आयोजित जनसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश भर में दोगुने से ज्यादा डॉक्टर बनने शुरू हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो 8 साल में किया वो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई थी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वडोदरा के सयाजीगंज विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने रोड शो कर पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन, कांग्रेस सचिव रामकिशन ओझा और पार्टी प्रवक्ता आलोक शर्मा ने राजकोट में विद्यार्थी परिवर्तन संकल्प कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने छात्र छात्राओं से बातचीत कर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरूच के झगड़िया विधानसभा क्षेत्र में रैली को संबोधित किया। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकारों की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कच्छ में रैली की। उन्होंने राहुल गांधी के वीर सावरकर के बयान पर कहा कि उससे उनकी विचारधारा का पता चलता है। वो देश विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात के कच्छ में चुनाव रैली करने पहुंचे। इस रैली के दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार रोबोट की भी एंट्री हो गई है। ये रोबोट लोगों को बीजेपी का पैम्पलेट बांट रहा है। बीजेपी रोबोट को डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के सप्रू हाउस में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स यानी कि ICWA की 21वीं गवर्निंग बॉडी बैठक और 20वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। उपराष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि भारत इस तरह से आगे बढ़ रहा है जैसा पहले कभी नहीं था। उन्होंने न्यू इंडिया की कहानी कहने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि देश एक महत्वाकांक्षी यात्रा पर जा रहा है और बदलते वैश्विक गतिशीलता के बीच एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़ा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुंबई में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था ICAI की स्थापना के बाद से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इस देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा ऑडिट करने का काम पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समृद्ध
आर्थिक तंत्र स्थापित करने में और आर्थिक बदलाव के वाहक के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित और अर्थव्यवस्था के विकास में भी उनके योगदान की सराहना की। भारत एक एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इलाका है, इसलिए हमें और सेक्टर के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर किस तरीके से हम किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं, उनके प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन बढ़ा सकते हैं, ताकि एक मजबूत आर्थिक तंत्र हम स्थापित कर सकें। और मुझे विश्वास है कि आपकी नेतृत्व क्षमता के आधार पर इस दुनिया के अंदर भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में अगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा तो आपका होगा। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। सीरिया के विदेश मामलों और प्रवासियों के मंत्री डॉक्टर फैसल मेकदाद ने आज उपराष्ट्रपति निवास में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ और एमडी के लिए कार्यकाल बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है। इस कदम से सरकार को बैंकिंग क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को लंबे समय तक साथ बनाए रखने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न बैंक घोटालों में आरबीआई अधिकारियों की भूमिका की जांच का अनुरोध करने वाली सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सीबीआई और आरबीआई से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने को लेकर पाकिस्तान की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार प्रतीक माथुर ने कहा कि झूठ फैलाने की उसकी दुस्साहसपूर्ण करतूतों और बहुपक्षीय मंचों को शुचिता भंग करने की उसकी बुरी आदत की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निंदा की जानी चाहिए। म्यांमार के मायावाड़ी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय अपराध गिरोह द्वारा नौकरी के झांसे में फंसे 38 भारतीयों को स्वदेश भेजा गया। गाजा पट्टी में एक इमारत में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जाबालिया शरणार्थी शिविर में एक 4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने साफ कर दिया है कि वो नई कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश नहीं करेंगी। पेलोसी को रिप्लेस करने की रेस में सबसे आगे 52 साल के हकीम जेफरीज माने जा रहे हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को निशाना बनाने में सक्षम एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया, जो जापान के समुद्री क्षेत्र के पास जाकर गिरी। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इसकी निंदा की है। पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित सिंध प्रांत में एक वैन के पानी में भरे गड्ढे में गिर जाने से 12 बच्चों सहित कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। अगला मैच रविवार को खेला जाएगा। और इसी के साथ आइए यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए संसद टीवी, क्योंकि ब्रेक के बाद कुछ और भी है खबरें। We will examine the outcomes and impact of the 17th G20 Heads of State and Government Summit. With India as the head of the G20, we have a chance to bring our ability to have a low-cost economic structure. What India has shown in the last year or so is that it has that unique ability to engage multiple stakeholders in ways that perhaps takes the conversation forward. आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और अब नजर राज्यों से जुड़ी खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के उडुपी में मणिपाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के नए भवन का उद्घाटन किया।
महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले के शेगांव में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुए और कांग्रेस ने उनकी भागीदारी को ऐतिहासिक बताया। मणिपुर सरकार ने अगले साल अप्रैल में फेमिना मिस इंडिया 2023 ग्रैंड फिनाले के 59वें संस्करण की मेजबानी के लिए टाइम्स ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मौके पर मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में शारदा घाट का निरीक्षण किया। साथ ही राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के मौके पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय नेचुरोपैथी और योग सम्मेलन में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष पद से हटने की घोषणा के बाद पार्टी की ओर से अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई है। मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो निर्माण पूरा होने के बाद तय समय के अंदर सड़क के क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत कार्य के लिए ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करें। अहमदाबाद चेन्नई नवजीवन एक्सप्रेस की पेंट्री कार में आंध्र प्रदेश के गुडूर रेलवे जंक्शन के पास आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इधर केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022 का प्रस्तावित ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस मसौदे पर संबंधित पक्षों से 17 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। सरकार ने डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022 के मसौदे के तहत प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर दिया, जबकि 2019 में जारी विधेयक के मसौदे में जुर्माने की राशि 15 करोड़ रुपए या किसी भी कंपनी के वैश्विक कारोबार का 4% रखना प्रस्तावित था। मसौदा विधेयक में कहा गया है कि इसका उद्देश्य डिजिटल निजी आंकड़ों का प्रसंस्करण इस प्रकार करने की व्यवस्था देना है जिससे निजी आंकड़ों की रक्षा करने का लोगों का अधिकार कायम रहे। साथ ही निजी आंकड़ों का प्रसंस्करण कानूनी उद्देश्यों के अलावा किसी और काम के लिए नहीं किया जाए। मसौदा विधेयक के तहत भारतीय आंकड़ा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करना प्रस्तावित है, जो विधेयक के अनुरूप काम करेगा। आंकड़ों का प्रसंस्करण करने वाली इकाई अपने नियंत्रण या अधिकार में मौजूद निजी जानकारी या आंकड़ों की सेंधमारी के खिलाफ संरक्षण करने में नाकाम रहती है तो उस पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा आंकड़ों का प्रसंस्करण करने वाली इकाई आंकड़ों में सेंधमारी की घटना के बारे में आंकड़ों के मालिक और बोर्ड को सूचित नहीं करती है तो उस पर 200 करोड़ रुपए का अर्थदंड लगाने का प्रस्ताव भी है। भारत ने 4 साल पुराने एक स्टार्टअप की तरफ से विकसित रॉकेट के जरिए 3 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस के सफल परीक्षण को देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा कि यह देश के निजी अंतरिक्ष उद्योग की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसी के साथ देश की अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता खुल गया है। नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस की तरफ से बनाए गए विक्रम एस का पहला मिशन सफल रहा। देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि देते हुए इस रॉकेट का नाम विक्रम एस रखा गया है। स्काई रूट एरोस्पेस भारत की पहली निजी क्षेत्र की कंपनी बन गई है जिसने 2020 में केंद्र सरकार द्वारा अंतरिक्ष उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोले जाने के बाद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में कदम रखा है। रॉकेट 89.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और उसने 121.2 किलोमीटर की दूरी तय की, जैसे कि स्काई रूट एरोस्पेस ने योजना बनाई थी। स्पेस एक्स चेन्नई से करीब 115 किलोमीटर दूर इसरो के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 11:30 बजे रवाना हुआ। भविष्य में किसी आतंकवादी हमले का मुकाबला करने के लिए दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास और गृह मंत्रालय के बीच एक संयुक्त सुरक्षा ड्रिल संपन्न हुई। ड्रिल में दूतावास और मंत्रालय के कर्मचारियों के अलावा दिल्ली पुलिस, एनएसजी, अग्निशमन और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हिस्सा लिया। ड्रिल का उद्देश्य सुरक्षा तैयारी और आपात स्थिति की योजना बनाना था। भारत और इजरायल के बीच नागरिक इलाके में किया जाने वाला अपनी तरह का ये सबसे बड़ा सुरक्षा अभ्यास था। आतंकवाद के खिलाफ भारत और इजरायल के बीच कई तरह के सहयोग चल रहे हैं। सुरक्षा से संबंधित विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने में इसके अनुभवों का लाभ मिलेगा।
और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन समझौते का पहला औपचारिक मसौदा प्रकाशित हुआ, जिसमें एक बार फिर सभी जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से बंद करने के भारत के आह्वान को छोड़ दिया गया। इसमें हानि और क्षतिपूर्ति वित्त पोषण से संबंधित कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है। इसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए उत्सर्जन में त्वरित और गंभीर तौर पर कटौती की आवश्यकता है। हानि और क्षतिपूर्ति के समाधान के लिए वित्त पोषण या एक नया कोष भारत समेत गरीब और विकासशील देशों की लंबे समय से लंबित मांग रही है। उदाहरण के लिए बाढ़ से विस्थापित लोगों को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक धन, लेकिन अमीर देशों ने एक दशक से अधिक समय से इस पर चर्चा से परहेज किया। COP27 के व्यापक निर्णय पर मसौदा पाठ हानि और क्षतिपूर्ति के समाधान के लिए धन व्यवस्था पर एक प्लेस होल्डर लगाता है, जिसका अर्थ है कि पक्षों को इस मामले पर आम सहमति तक पहुंचाना बाकी है। मसौदा फिर से पुष्टि करता है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में त्वरित और निरंतर कटौती की आवश्यकता है, जिसमें 2010 के स्तर के सापेक्ष 2030 तक वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को 45% तक कम करना और शताब्दी के मध्य के आसपास उत्सर्जन स्तर 0 के स्तर पर पहुंचाना शामिल है। और खेल की खबर, स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा बैंकॉक में चल रहे एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की अपने से बेहतर रैंकिंग की चेन सू यू को 4-3 से हराया। मनिका एशियाई कप के 39वें साल के इतिहास में भारतीयों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का रिकॉर्ड अपने नाम सुनिश्चित कर चुकी हैं और इससे पहले 2015 में अंचिता शरद कमल और 2019 में जी साथियां छठे स्थान पर रहे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रवासी पक्षी अभ्यारण्य में पहुंचने लगे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक इन्हें देखने आ रहे हैं। इस खूबसूरत नजारे को आप देखिए, इसलिए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इन तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।